अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस। आज हम फोटोसिंथेसिस के तारफ के साथ ये भी देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए जो वाटर इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है वो पौधे कहाँ से लेते हैं और उनका तरीक़ेकार क्या है लेने का। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है और दुनिया में तमाम जानदार उस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और जिंदा रहते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो इस दुनिया में ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो बिल्कुल रुक जाए और लाइफ जो है वो बिल्कुल इस दुनिया से खत्म हो जाए। इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा अहम रिएक्शन है जो सिर्फ पौधों के अंदर होता है, कुछ प्रोटिस्ट यानी कि अलजी के अंदर होता है और बैक्टीरिया के अंदर होता है, जिसके जरिए ये जानदार अपनी एनर्जी खुद तैयार करते हैं, खुद भी उसे इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जानदार जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जैसा कि जानवर हो गए, इंसान हो गया, हमारे पास फंजाई हो गए, उनको भी ये अपने इस्तेमाल के बाद देते हैं। और इस तरीके से पूरी जिंदगी इस दुनिया के ऊपर किस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की अगर सिंपल वर्ड्स में अगर फोटोसिंथेसिस को बयान करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्लूकोज को पैदा किया जाता है इन दो चीजों से, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास होता है वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में, एंड क्लोरोफिल, और एक मॉलिक्यूल होता है पौधों के पास या जो जानदार फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। और इस तमाम केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है एक इजाफी तौर के ऊपर बाय प्रोडक्ट के तौर पर, यानी कि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में जो कि पौधों के पत्तों में और हर ग्रीन हिस्से में और दूसरे जानदारों के भी फोटोसिंथेटिक जानदारों के अंदर पाया जाता है, उस मॉलिक्यूल की मौजूदगी में ग्लूकोज की पैदावार है। प्लस फोटोसिंथेसिस के ऊपर अगर हम गौर करें तो फोटो हम कहते हैं लाइट को, किसको कहते हैं हम? लाइट को। और सिंथेसिस कहते हैं हम पैदा करना, रोशनी में पैदा करना। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके नतीजे में जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो रोशनी की मौजूदगी में सिंथेसाइज करते हैं अपनी खुराक ग्लूकोज की शक्ल में, और इसी ग्लूकोज से बाकी चीजें फिर आगे बनती हैं जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन की शक्ल में, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, लिपिड्स की शक्ल में, जो कि दूसरे जानदारों के लिए एनर्जी का सोर्स है। समझ आ गई है? तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान चीजें मिलती हैं और एक ऐसी चीज बनती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसने आगे जाकर बनना होता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने ये देखा था कि किसी भी जानदार के अंदर होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और ये दो किस्म का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें छोटी चीजों को जोड़कर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, और कैटाबॉलिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। और हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि दो चीजें छोटी मिलेंगी, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, एक गैस है, और वाटर जो है वो जब मिलते हैं तो एक लार्जर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। समझ आ गई है? तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और इस दुनिया में तकरीबन तमाम जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड करती है। नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि हमने जब सुबह नाश्ता किया तो हमने क्या किया? हम खाने के अंदर क्या लेते हैं? गोश्त लेते हैं, अंडे लेते हैं, या फिर हम लेते हैं सब्जियां और फल। अगर हम गोश्त की बात करें तो हमें मिलता है जानवरों से। जानवर तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऐसे जानदारों के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसा कि घास हो गया, वो पौधे होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं, जो कि जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, हम पौधों से सब्जियां फल वगैरह लेते हैं और हम जानवरों से गोश्त लेते हैं और दूध लेते हैं। इस तरीके से इस दुनिया के ऊपर जितनी भी जिंदगी होती है इसी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्या करती है? इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है। फिर ये किन जानदारों में पाया जाता है और इसकी क्या अहमियत है और इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसकी पूरी डिटेल, इसका मैकेनिज्म, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स, जैसा कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसकी डिटेल के ऊपर हम अलग अलग लेक्चर्स बनाएंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंप्राइजेज मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। पूरा तरीकेकार हम मैकेनिज्म में और लाइट और डार्क रिएक्शंस में पढ़ेंगे। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किन जानदारों में अक्कर होता है? इट अकर्स इन प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट, जैसा कि अलजी हो गया, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 किस्म के जानदार होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, अलजी होते हैं और फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। और ये जो अलजी होते हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और इनके अंदर भी क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एंड इन सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है और वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन की, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं किसकी मौजूदगी में, सूरज की रोशनी लाइट एनर्जी की मौजूदगी में और पौधों के अंदर मौजूद क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो इन रिएक्टेंट्स के नतीजे में ये प्रोडक्ट बनती है जो कि ग्लूकोज है। एक्चुअली इसी ग्लूकोज को बनाना ही फोटोसिंथेसिस का आउटपुट होता है, मकसद होता है। और साथ ही साथ हमें इजाफी तौर पर ये गैस खारिज होती हुई नजर आती है जो कि ऑक्सीजन गैस है और वाटर बनता है। ये एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, 12 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, सनलाइट चाहिए हमें और क्लोरोफिल चाहिए, जिसके नतीजे में C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस खारिज हो जाती है और वाटर भी हमें मिलता है। बाज़ औक़ात इस इक्वेशन को मुख्तसर करके क्या लिख दिया जाता है, ये वाटर शो नहीं हो रहा होता और यहाँ पर पानी के 6 मॉलिक्यूल्स को ले लिया जाता है। तो यहाँ से 6 मॉलिक्यूल वाटर, 12 मॉलिक्यूल थे तो 6 कर दिए और वहां से 6 काट दिए, 6 और 6 गए, यहाँ पर 6 को जाहिर कर दिया। ये एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है, जबकि जो पहले यहाँ पर हमने लिखी थी 12H2O और यहाँ पर 6H2O, ये एक कंप्लीट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है, ये वाली पूरी इक्वेशन लिखनी है और वो वाली शॉर्टकट इक्वेशन आपने नहीं लिखनी। अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स की, जो रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनता है। वो 2 चीजें हैं हमारे पास, एक है वाटर और दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस है, ये क्या है, एक गैस है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए पौधों को अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये 2 चीजें चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ठहरी है, हवा के अंदर। वाटर कहाँ से लेते हैं पौधे, जमीन से लेते हैं। और इस तरीके से ये दोनों चीजें लेने का तरीकेकार पौधों का अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर कहाँ मिलता है पौधों को, वाटर मिलता है सॉइल से, यानी कि मट्टी से। मट्टी से पानी पौधे किस तरीके से लेते हैं, किसके जरिए लेते हैं, अपनी जड़ों के जरिए। और जड़ों के ऊपर मौजूद छोटे छोटे बाल नुमा साख्ते होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, उनके जरिए लेते हैं। देखो मट्टी के अंदर पानी है और वो पानी जड़ों के अंदर जाना है। और हमने एक टेक्निक पढ़ी थी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 4th चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स अपनी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन या सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के जाते हैं। तो मिट्टी में जो पानी होता है वहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि जड़ के अंदर ज्यादा होती है। तो पानी क्या करता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से मट्टी से वो ऑस्मोसिस करके जड़ के अंदर चला जाता है। फिर वहां से जाइलम जो होते हैं, जाइलम टिश्यूज या जाइलम वेसल्स, उस पानी को पत्तों की तरफ पहुंचा देते हैं। एक्चुअली पत्तों के अंदर ही क्या हो रहा होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। दूसरा हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये कहां पर मौजूद होती है, ये हवा में मौजूद होती है। हवा से ये क्या करती है, स्टोमेटा, जो कि पत्तों के अंदर मखसूस सुराख है। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये पत्तों के अंदर, पत्तों की एपिडर्मिस, यानी कि ये हमारा हाथ है ना, ये उसकी वेंट्रल साइड है या डार्सल। अगर ऐसे देखें हाथ को तो ऊपर जिल्द है, नीचे भी जिल्द है, दरमियान में हड्डियां और गोश्त मौजूद है। ऐसे ही अगर हम पत्ते को समझें तो ये उसकी वेंट्रल साइड होती है या डार्सल होती है। और अगर ऐसे रखें तो पत्ते के ऊपर एक छोटी सी कवरिंग होती है, नीचे एक छोटी सी कवरिंग होती है और उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और दरमियान में पत्ते का ओरिजिनल मटेरियल मौजूद होता है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स, मेसोफिल सेल्स और बाकी किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो उस एपिडर्मिस जो पत्ते के ऊपर जिल्द मौजूद है उसमें मखसूस किस्म के सुराख होते हैं, स्टोमेटा। वो स्टोमेटा से एयर पास होती है और लीफ के अंदर चली जाती है। लीफ के अंदर जाके उसको वो सेल मिलते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, मेसोफिल सेल्स। देखिए पत्ते के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जिन सेल्स के अंदर होता है वो होते हैं हमारे पास मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये एयर जो होती है, हवा जो होती है, उन्हीं मेसोफिल सेल्स के अराउंड पहुंच जाती है। फिर वहां से हवा के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और मेसोफिल सेल्स के अंदर, उन सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, डिफ्यूज करती है। यानी कि जड़ों में पानी किस प्रोसेस से आया था, ऑस्मोसिस के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर किस प्रोसेस से जा रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस तरीके से फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के मेसोफिल सेल्स में पहुंच जाती है और सनलाइट, ये सूरज की रोशनी, और क्लोरोफिल मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। उसकी मौजूदगी में पौधा रिएक्शन करता है और ग्लूकोज को बना देता है। इसका पूरे तरीकेकार हम नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में समझना शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, और ग्लूकोज बनने का ओरिजिनल मेथड, तरीका क्या होता है। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।